अभी जुलाई खत्म होने में 9 दिन का वक्त बाकी है। अगस्त का पूरा महीना बाकी है और मॉनसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ से लेकर जमीन तक आसमानी प्रहार से तो हाहाकार पहले ही मचा हुआ था। कहीं मकान गिर रहे थे तो कहीं पहाड़ टूट रहे थे, लेकिन अब मैदानी इलाकों में भी, यानी दिल्ली में, एनसीआर में, मुंबई में सब कुछ पानी पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनी कुंड से 54,707 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो अगले 48 घंटे तक दिल्ली तक पहुंच सकता है। यानी कि अगले 48 घंटे दिल्ली पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मॉनसून का कहर, मुंबई में गिरे घर, दिल्ली बनी दरिया, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। जुलाई खत्म होते होते मॉनसून ने एक बार फिर टॉप गियर लगा दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आफत की बारिश हो रही है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं तो कहीं घर गिर रहे हैं और कहीं गाड़ियां डूब रही हैं। ये मुंबई का भांडुप इलाका है। इन तस्वीरों ने पूरे महाराष्ट्र में खतरे की घंटी बजा दी है। भारी बारिश की वजह से खिंडीपाड़ा में ओमेगा हाई स्कूल के पीछे एक 50 फीट ऊंची दीवार ढह गई। अरे बाप रे, मम्मी यार ना बोलो ना आगे। 5 घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। हादसा घनी आबादी वाले इलाके में हुआ। इस हादसे ने लोगों को दहशत में डाल दिया। अरे बाप रे, मम्मी। बादलों की मार जमीन से लेकर पहाड़ तक देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से हाहाकार मचा है। लैंडस्लाइड की वजह से बूंदल माहौर रोड ब्लॉक हो गई है। कुछ ऐसा ही मंजर राजौरी के कोटरंग का ख्वास रोड पर भी देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। पहाड़ी राज्यों में मानसूनी बारिश ने जमकर तबाही मचा रखी है। जम्मू से लेकर राजौरी, उधमपुर और शिमला तक ताबड़तोड़ बारिश और लैंडस्लाइड से कोहराम मचा हुआ है। जो हाल पहाड़ का है वही हाल मैदान का भी है। ये मंजर गुजरात के जूनागढ़ का है। जटाशंकर महादेव मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालु मंदिर के पीछे झरने पर गए थे। तभी झरने में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। लोग पानी के बीचों बीच फंस गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि अकेले एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल था। ऐसे में कुछ लोगों ने लकड़ी के सहारे तो कुछ ने एक दूसरे के सहारे रास्ते को पार किया। पंजाब में भी मॉनसून कहर बरपा रहा है। मोगा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। मोगा के रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी भरने से एक गाड़ी डूब गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनका किसी तरह रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर मेयर भी पहुंचे और पानी में उतरकर गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। दिल्ली और एनसीआर को तो लेकर मौसम विभाग ने बकायदा अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और एनसीआर में सुबह से लगातार आज तेज बारिश होती रही, जिसके कारण सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। जगह जगह जल जमाव और ट्रैफिक जाम से लोगों को बड़ी परेशानी हुई। वेस्ट विनोद नगर, आईटीओ, मेहरौली बदरपुर, संगम विहार, नोएडा। दिल्ली में मौसम तूफानी, झमाझम बरस रहा पानी। मयूर विहार से लेकर आईटीआई, बदरपुर, मेहरौली, संगम विहार तक वही कहानी। हर तरफ वाटर लॉगिंग। दिल्ली से सटे नोएडा की सड़कें भी बनी दरिया। ये दिल्ली का वेस्ट विनोद नगर है। सुबह से हो रही बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। सड़क पर दरिया बह रहा है।
समय हम मौजूद हैं दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में और देखिए यहाँ पर जो पानी है वो कुछ कम तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जल भराव की समस्या अभी भी यहाँ पर जारी है। और इसी पर तंज करते हुए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली ने को अभी वाटर पार्क बना दिया गया है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसकी निकासी का कार्य भी किया जा रहा है। जाम ना लगे इस वजह से भी यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर जाम नहीं लगने दे रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी देर से कई घंटों से इसी तरह से पानी भरा हुआ है यहाँ पर, जिसको निकाला जा रहा है। ट्रैफिक जाम लग रहा है जल भराव की वजह से और साथ ही साथ जगह जगह पर पानी भी भरा नज़र आएगा आपको दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली और नोएडा अगर आप आ रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। दिल्ली में जल जमाव की समस्या बड़ा सियासी मुद्दा है। जब जब मॉनसून आता था, वाटर लॉगिंग का इशू केजरीवाल के लिए गले की हड्डी बन जाता था। लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर नेगी खुद बारिश में खड़े होकर पंप से पानी निकलवा रहे थे। कई घंटों से यहाँ पर पानी भरा है, क्या कुछ कदम उठाए हैं आप लोगों ने यहाँ से ताकि पानी निकल सके? पिछली 12 साल जो सरकार रही उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, पर 4 महीने में हमने यहाँ पे 6 पंप हाउस बनाए। पहले की सरकारों में यहाँ बसें डूब जाती थी, ये सड़क अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाती थी, पर आज सड़क स्मूथ चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है। विधायक रोड पर उतरकर इन चीजों का मुआयना कर रहा है और इन चीजों में कर्मचारियों को सहयोग कर रहा है। सर, अभी जो पानी हम देख पा रहे हैं, सुबह बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, तो क्या कुछ किए, क्या पंप्स लगवाए हैं, क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं आप ट्रैक्टर में खुद मौजूद हैं, किस तरह से यहाँ पानी निकलवा रहे हैं? तो ट्रैक्टर में पंप लगा रखे हमने, ऑल जो पंप है वो पंप के माध्यम से सीधे नाले में पानी जा रहा है। NHAI वाले अपना काम कर रहे हैं और पीछे सब काम कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए 4 महीने की हमारी सरकार है, 4 महीने में हम सोल्यूशन देने की स्थिति में आ गए कि पानी नहीं भर रहा। लेकिन जल भराव की समस्या सिर्फ विनोद नगर की नहीं है, दिल्ली के ITO का भी कुछ यही हाल है। लगातार हो रही बारिश से ITO रिंग रोड का इलाका पूरी तरह नदी में बदल गया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली NCR के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश सुबह से लगातार हो रही है और रुक रुक के जो बारिश हो रही है, महज कुछ मिनटों की बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली की सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। हम ठीक दिल्ली सचिवालय के पीछे मौजूद हैं और देखिए ये एक मुख्य रास्ता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और जिसके चलते ट्रैफिक भी हो रहा है। लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे थे? सर, मेरा नाम प्रदीप पाल है। मैं जा रहे हैं भारत मंडपम, हमारा एग्जीबिशन है, तो यहाँ पे हम लोग टैक्सी किए हैं, ओलो भी नहीं मिल रहा है। बारिश इतना है कि हम लोग बारिश से परेशान हैं और आम जनता की पब्लिक के लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि गड्ढों में पानी है, नालों का पानी हमारे रोड पे आता है, तो इसके लिए सरकार को उच्च कदम उठाना चाहिए। अभी हम भारत मंडपम पे जा रहे थे, हमारा एग्जीबिशन है, हम क्लॉथ मार्केट से आते हैं, तो हमारा एग्जीबिशन था, हम लोग वहाँ पे अपना पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी रोडों की जो हालत है कि हर जगह जो नालियाँ हैं सारी ब्लॉक हैं, कोई सफाई नहीं है और हर छोटे छोटे इलाकों में भी जाओगे आप, वहाँ भी देखोगे पूरा नालियों में ऐसा है कि रोड के ऊपर पूरी नाली बनी पड़ी है। देखिए ट्रैफिक और पानी की समस्या यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लंबा जाम लगा हुआ है, यहाँ पर पानी जो है वो भर चुका है और ये एक मुख्य रास्ता है जो दिल्ली के ITO की ओर जाता है। इसके ठीक पीछे दिल्ली सचिवालय है, जहाँ दिल्ली के सभी मंत्री रहते हैं, काम करते हैं, अपना सारा कामकाज होता है। दिल्ली एक तरह से संभाली ही दिल्ली सचिवालय से जाती है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में एम्बुलेंस भी देखिए फंसी हुई नजर आ रही है। में ट्रैफिक जैम इतना लग गया है, बारिश और पानी यहाँ पे जो जल भराव है उसके चलते यहाँ पर ट्रैफिक जैम लग गया है। कुछ यही हाल दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का है। नोएडा का मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे है, यहाँ भी बारिश की वजह से बहुत ज्यादा जल जमाव हो गया है और इस जल जमाव की वजह से दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक लंबा लंबा ट्रैफिक जैम लग रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गई है। इस वक्त मैं गाजियाबाद एलिवेटेड रोड पर हूँ। ये रोड गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क है।
जहां पर पिछले 3 घंटे से लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और यह ट्रैफिक जाम तकरीबन 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग सुबह अपने घर से अपने दफ्तर अपने काम के लिए निकले हुए थे वो अभी तक सभी लोग ट्रैफिक जाम में इस वक्त फंसे हुए हैं। चूंकि एलिवेटेड रोड जहां पर गाजीपुर के पास जहां ये रोड खत्म होती है वहां पर जल जमाव हो जाने की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस को भी ट्रैफिक अब डाइवर्ट करना पड़ा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर सफदरजंग में 14.4 मिलीमीटर, पालम में 1.9 मिलीमीटर, लोधी रोड में 20.6 मिलीमीटर, दिल्ली रिज एरिया में 32.8 मिलीमीटर, आयानगर में 4.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले अगले 24 घंटे दिल्ली के लिए भारी हैं। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक बारिश का रेड अलर्ट है। बारिश ने राजधानी को पानी पानी कर दिया। तो वहीं दिल्ली की एक मस्जिद से आई हुई एक तस्वीर पर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया। अखिलेश यादव विरोधियों के टारगेट पर आ गए हैं। अखिलेश पर मस्जिद में मीटिंग करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी समाजवादी को नमाजवादी बता रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। जुमे की नमाज के बाद फसाद का ऐलान कर दिया। आखिर मस्जिद में मीटिंग का सच क्या है? क्या 27 के धर्म पथ के लिए अखिलेश मस्जिद की दौड़ लगा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। मस्जिद में अखिलेश, पार्टी मीटिंग पर कलेश। मस्जिद में मीटिंग, मुस्लिम वोट की सेटिंग। उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। मस्जिद में अखिलेश, आस्था या वोट का खेल। और जो आस्था जोड़ने का काम करते हैं हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अखिलेश के इमाम नदवी, सियासत का केंद्र मस्जिद। इसमें धार्मिक स्थल का दुरुपयोग हो गया। आप रोज जाकर के धार्मिक स्थलों को इस्तेमाल करते हो जहां राजनीति करते हो खुल करके। वहां कोई राजनीति हो रही थी। मस्जिद में मीटिंग पर बवाल, जुमे पर नया फसाद। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमारी बैठक वंदे मातरम से शुरू होती है और राष्ट्रगान जनगण खत्म होती है, फिर कोई छाती नहीं पीटेगा। अखिलेश यादव की इस तस्वीर पर यूपी में सियासी पारा हाई है। अखिलेश यादव और उनके पार्टी के सांसद एक मस्जिद में बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। ये बैठक संसद भवन के पास बनी मस्जिद में हो रही है। तस्वीर में अखिलेश यादव के राइट साइड में रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी बैठे हैं, तो वहीं लेफ्ट साइड में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क बैठे दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सामने उनकी पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव दिखाई दे रही हैं। अब इसी तस्वीर को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी अखिलेश को नमाजवादी बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही धर्म युद्ध शुरू हो गया है। अखिलेश यादव पर मुस्लिम वोट के लिए मस्जिद में मीटिंग करने का आरोप लग रहा है, तो अखिलेश ने इसका भी जवाब दे दिया है। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अखिलेश यादव इसे आस्था बता रहे हैं, तो वहीं मस्जिद कमेटी के खिलाफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में मीटिंग करने का ऐलान किया। साथ ही मस्जिद में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पाठ करने की भी बात कर रही है।
और एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इमाम के पद से हटाने की मांग भी कर दी गई है। हमारे धार्मिक भावनाओं को श्री अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिम्पल यादव जी ने आहत किया है। वो हमारे कानून को तोड़ा है। वहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और अर्धनग्न अवस्था में तो बिल्कुल वर्जित है। जो अपने आप को मुसलमानों का ठेकेदार बताते हैं लेकिन कल से खामोश हैं, ऐसे जो निंदनीय काम हुए हैं, इस्लाम को तोड़ा मरोड़ा गया है, इस पर जो खामोश हैं, चाहे अवैसी साहब हो, चाहे मन्नी साहब हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल के बोर्ड के लोग हों, क्या वो मूक समर्थन कर रहे हैं कि जायज काम किया उन्होंने? अगर ये काम जायज है जो सपा ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, तो हम भी जुमे एक दिन ऐलान किए हैं कि वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के साथी हैं भाजपा के, हम उनको लेकर जाएंगे और जुमे के बाद हम भी वहां बैठक करेंगे। और फिर हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक वंदे मातरम से शुरू होती है और राष्ट्रगान जनगण पर खत्म होती है, फिर कोई छाती नहीं पीटेगा। दरअसल ये पूरा विवाद क्यों हो रहा है, क्यों मोहिबुल्लाह नदवी को इमाम के पद से हटाने की मांग हो रही है, तो आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। दरअसल मोहिबुल्लाह नदवी यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। साथ ही ये संसद भवन परिसर के पास बनी मस्जिद में इमाम भी हैं। साल 2024 में अखिलेश यादव ने नदवी को दिल्ली से बुलाकर रामपुर से आजम खान की जगह चुनाव लड़वाया और नदवी जीतकर संसद तक पहुंच गए, लेकिन वो मस्जिद के इमाम भी बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि मंगलवार को जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे। उसी दौरान रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने अखिलेश यादव को मस्जिद में चलकर बैठने को कहा, जिसके बाद अखिलेश वहां गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मस्जिद में अखिलेश यादव के पीछे बीजेपी उसके MY समीकरण को जोड़कर देख रही है। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19% है, तो वहीं यादवों का पॉपुलेशन 11% से ज्यादा है, यानी दोनों मिलकर करीब 30% वोट हैं। अखिलेश यादव की ओर मुस्लिम वोटर्स तेजी से शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। साल 2017 में 46% मुस्लिम वोट अखिलेश को मिले थे, तो वहीं 2022 में 79% मुसलमान अखिलेश की साइकिल पर सवार थे। अखिलेश यादव की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। अखिलेश को मालूम है कि अगर सत्ता के वनवास को खत्म करना है तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को साइकिल पर बैठाना होगा, इसीलिए अब वो मस्जिद जाने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग की जो तस्वीर है वो अखिलेश के एजेंडे को क्लियर कर देती है। अखिलेश के लेफ्ट में संभल के एसपी सांसद बर्ग है, तो वहीं राइट में रामपुर से एसपी सांसद नदवी हैं। नदवी टोपी पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, मस्जिद के इमाम हैं, आजम के विरोधी हैं, इसीलिए अखिलेश अब इन्हें मुस्लिमों के बीच पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मीटिंग किया, विजिट किया था उन्होंने। और जिस तरह से ताजमहल के अंदर एक मस्जिद है, जिस तरह से जामा मस्जिद है, वहाँ लोग जाते हैं, हमारी ये मस्जिद भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। और मॉडर्न इंडिया, न्यू मॉडर्न इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर जो बहुत से लोग थे वो नमाज यहाँ पढ़ते थे। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ नमाज पढ़ते थे। इवन इंदिरा जी भी यहाँ आई हैं। सार्क सम्मेलन में हमारे जितने भी चीफ गेस्ट थे वो यहाँ आते रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी यहाँ आ गए और एक पॉजिटिव उसके साथ में आए, उन्होंने मस्जिद के बारे में हमने उनको जानकारी दी और हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारी मस्जिद को विजिट करें, तो उन्हें खुशी थी इस बात से कि इस मस्जिद जो संसद भवन के बराबर में एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, वहाँ का इमाम हमारी पार्टी से खड़े हुए रामपुर से, और रामपुर की जनता ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया। तो ये तो एक पॉजिटिव अप्रोच है और ये आस्था है, आस्था जोड़ती है। लेकिन बीजेपी की परेशानी ये है, खास तौर पर वो तो रातों रात खामोशी के साथ मस्जिदों को नापैद कर देते हैं। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोट के 4 दावेदार हैं। पहला अखिलेश यादव की पार्टी, दूसरा राहुल गांधी की कांग्रेस, तीसरा मायावती की BSP और चौथा ओवैसी की पार्टी। यूपी में विधानसभा की 403 सीट है, जिसमें 70 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, जबकि 73 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं।
इसीलिए अखिलेश मस्जिद जाने से भी नहीं हिचकते हैं। बीजेपी के पास कोई काम तो है नहीं। देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, देश का विकास करने के लिए कोई काम तो है नहीं। न कोई उनकी सोच है। उनकी सोच इसी तरह से टिकड़मबाजी की है। माननीय नेताजी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मस्जिद में कतई नहीं, हमारे वहाँ सांसद रहते हैं और सांसद ने रिक्वेस्ट किया कि एक कप चाय हमारे यहाँ पीजिए, और वो मस्जिद के किनारे आप जाकर देख सकते हो, कमरा है, दो कमरा है मस्जिद से अलग अलग, वहाँ पर चाय पीने अगर चले गए, हमारा नेता अपने किसी सांसद के यहाँ, हमारे यहाँ एक कप चाय पीने के लिए अगर चले जाए तो बीजेपी के पेट में दर्द क्या होती है। अखिलेश के एमवाई समीकरण का असर लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश की 34 मुस्लिम यादव बहुल सीटों में से एसपी और उसके सहयोगी 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 12 सीटें जीते थे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की साइकिल 21 सीटों पर दौड़ी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच अब कावड़ उत्सव समापन की ओर है। कावड़ मेले के दौरान बीते 2 हफ्तों से पूरा माहौल भक्तिमय था। कावड़ मार्ग पर कावड़िए झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए अपने अपने तरीके से अपने अपने मंदिरों की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज सावन की शिवरात्रि पर मंदिर में दिव्य माहौल रहा। सुबह से ही कावड़िए बाबा भोले के पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आप भी देखिए। सावन की शिवरात्रि पर जलाभिषेक, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। काशी से उज्जैन तक भक्तों का तांता, शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। ये तस्वीरें देश भर में मंदिरों में उमड़ी आस्था के सैलाब की हैं। सावन की महाशिवरात्रि पर तमाम शिव मंदिर और शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। काशी से लेकर उज्जैन तक और बाबा वैद्यनाथ से लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर तक हर ओर शिव भक्तों ने अपने आराध्य भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। यह हरिद्वार के हर की पौड़ी का दिव्य नजारा है। सावन की महाशिवरात्रि के मौके पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में पवित्र स्नान किया। सड़कों पर भगवा रंग में कांवड़ियों का रेला देखा जा रहा है। कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिव मंदिरों की ओर जा रहे हैं। यह हरिद्वार का दशेश्वर महादेव मंदिर है। महाशिवरात्रि पर यहाँ भी भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया और बाबा भोले का आशीर्वाद दिया। हरिद्वार के कनखल में स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर का काफी महत्व है। ये मंदिर राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है, जो देवी सती के पिता थे और जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था। बड़ी तादाद में डाक कावड़ों ने भी यहाँ बाबा भोले पर जलाभिषेक किया। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर माना जाता है कि पुरानी शताब्दी से माना जाता है कि सावन के माह में ये भोलेनाथ के ससुराल है, तो सावन के माह में भोलेनाथ यहीं विराजते हैं। और बहुत बढ़िया दर्शन हुए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। 12 बजे डाक कावड़ उठाई। हम सबसे पहले गए नीलेश्वर महादेव, उसके बाद गए बिल्केश्वर मंदिर, अब आए दक्ष महादेव आए। 4 मंदिर के अंदर जलाभिषेक करा महादेव जी का और हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए। और ये पहली डाक कावड़ के अंदर जितना आनंद आया हमको, बहुत मजा आया। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि हर मंदिर के अंदर हमारे शिव भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ मिल रही है। सावन की महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने गोरखपुर में रुद्राभिषेक किया। गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की और बाबा भोले का आशीर्वाद लिया।
ये तस्वीरें उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की हैं। सावन की महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना की गई। आरती के दौरान शिव भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। चारों ओर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बाबा महाकाल के दर्शन कर यहाँ आए श्रद्धालु बेहद आनंदित नजर आए। जितना फल शिवरात्रि का रहता है उतना ही फल एक मास के आने वाली शिवरात्रि का भी होता है। उसी आधार को लेकर भगवान की शिव की पूजा अर्चना सभी लोग करते हैं, भक्त लोग। और यहाँ मंदिर के अंदर भी परंपरा अनुसार सारी पद्धति और पूजा जो होती है वो उसी प्रकार से की जाती है। कांवड़ मेला के आखिरी दिन दिल्ली के मंदिरों में जन सैलाब उमड़ा। ये तस्वीरें दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की हैं। तड़के सुबह से यहाँ भक्तों का तांता लगा रहा। कई कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर यहाँ बाबा भोले पर जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कई श्रद्धालु मन की शांति और परिजनों की सुख समृद्धि के लिए अपने आराध्य से आशीर्वाद ले रहे हैं। अयोध्या में भी सावन की महाशिवरात्रि पर कांवड़ियों का रेला देखा गया। अयोध्या का नागेश्वर नाथ मंदिर हर हर महादेव और बम बम भोले के उद्घोष से गूंज उठा। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग बाबा भोले के दर्शन के लिए सभी बेहद उत्साहित नजर आए। कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन अयोध्या में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, नागेश्वरनाथ मंदिर, दर्शन मार्ग, सरयू घाट समेत लता मंगेशकर चौक पर जिला प्रशासन ने पुष्प वर्षा की। यह है अंबाला का कैलाश शिव मंदिर। सावन की महाशिवरात्रि पर यहाँ भी कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिव भक्तों ने बड़ी तादाद में बाबा भोले पर जलाभिषेक किया। सावन की महाशिवरात्रि के साथ ही कांवड़ यात्रा समापन की ओर है। कांवड़ उत्सव का आखिरी दिन। इसके बावजूद हरिद्वार के हर की पौड़ी पर कांवड़ियों का रेला लगा रहा। हरिद्वार के अलग अलग घाटों में भगवा वस्त्र पहने कांवड़ियों का सैलाब देखा जा रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा कांवड़िए बम बम भोले का जयकारा लगा रहे हैं। कांवड़ मेले के आखिरी दिन लाखों कांवड़ियों का गंगा जल लेकर आना इस बात का संकेत है कि अगले कुछ दिनों तक सनातन नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस बार सारे रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। 24 घंटे के अंदर 56 लाख कांवड़ यात्री गंगा जल भरकर रवाना हुए और 12 दिन में मेले में अब तक 4 करोड़ 12 लाख से ज्यादा शिव भक्त आ चुके हैं। कांवड़ मेले में इस बार बाइक सवार कांवड़िए यात्रियों की संख्या ज्यादा रही। कांवड़ उत्सव के आखिरी दिन सड़कों पर डाक कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल के कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल ही दौड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी की पुलिस ने हिंदू बेटियों को साजिश के साथ धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है और इसी कड़ी में पहले छांगुर के गैंग का खेल खत्म किया गया और अब आगरा में धर्मांतरण के बड़े रैकेट का भी पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग का सरगना अब्दुल रहमान खुद हिंदू से मुस्लिम बना, उसके बाद पिछले 35 साल से धर्मांतरण के धंधे में जुटा हुआ था। अब अब्दुल रहमान ने जो खुलासे किए हैं उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। वो किस तरह स्लीपर सेल बनाकर धर्मांतरण में जुटा हुआ था, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धर्मांतरण का धंधा, मास्टरमाइंड पर फंदा। मास्टरमाइंड पहुंचा जेल, सामने आया स्लीपर सेल का खेल।
35 साल से धर्म परिवर्तन, कितने बने शिकार। आगरा के जूता कारोबारी की 2 बेटियों के घर से गायब होने के बाद शुरू हुई पुलिस की जांच धर्मांतरण के सबसे बड़े गैंग के खुलासे तक पहुंच गई है। यूपी पुलिस ने पहले 4 महीने तक ऑपरेशन चलाकर दोनों बहनों को छुड़ाया, फिर 6 राज्यों से फैले 10 आरोपियों को अरेस्ट किया। फिर पुलिस की पकड़ में आया इस गैंग का सरगना अब्दुल रहमान, जिसकी गिरफ्तारी के साथ ही इस गैंग से जुड़े सारे राज बाहर आने लगे हैं। जन्म से हिंदू अब्दुल रहमान कैसे कन्वर्टेड मुस्लिम बना, कब से वो धर्म परिवर्तन के खेल में शामिल हुआ, ये हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि दिल्ली के मुस्तफाबाद से पकड़े गए अब्दुल रहमान को कल आगरा कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में अब्दुल रहमान ने जो खुलासे किए हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब्दुल रहमान ने आगरा पुलिस को बताया कि वो स्लीपर सेल की तरह छिपकर धर्मांतरण करवाता था। पहले सोशल मीडिया के जरिए कम उम्र के लड़के और लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, फिर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। लड़के और लड़की जब बालिग हो जाते तो उन्हें लालच दिया जाता, फिर मस्जिद में कलमा पढ़वाने के बाद मस्जिद में उनका निकाह करवा देता था। ब्रेन वॉश करने के लिए वो लड़कों और लड़कियों को अपने गुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की किताबें पढ़ने को देता था। पुलिस ने जब दिल्ली के मुस्तफाबाद में अब्दुल रहमान के घर पर रेड की तो वहां से एक लड़की भी मिली जो हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है। ये लड़की नवंबर से अपने घर से लापता थी। अब इस लड़की का बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जा चुका है। अब लड़की को उसके परिवार को सौंपने की तैयारी चल रही है। मेरी बेटी 12 नवंबर से घर से चली गई थी बिना बताए, और 13 नवंबर को मैंने नजदीकी पुलिस स्टेशन थाने में इसकी FIR दर्ज करवा दी, और पुलिस वाला ने FIR दर्ज करने के बाद उचित कार्रवाई की। 7-8 महीने उसको ढूंढा, नहीं मिल पाई, तो मुझे अचानक यहाँ पे आगरा पुलिस का फ़ोन गया मेरे पास, और फ़ोन जाने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारी बिटिया हमने यहाँ मुस्तफाबाद दिल्ली से उसको ढूंढ निकाला है। वो हमारे ढूंढने के बाद वो 3 लड़कियां और थी उसके पास में, उसी कमरे में एक ही साथ तीनों बंद कर रखी थी, और उसके सिर्फ खाना देते थे, और वो बहुत परेशान थे। धर्म परिवर्तन के बारे में यही बताया गया है कि पैगंबर ये था, तुम नमाज पढ़ा करो, ये करा करो, वो करा कर, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुना आपने, लड़की के पिता कह रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ अब्दुल रहमान के मकान में 3 और लड़के लड़कियों को बंधक बनाया गया था, उन्हें भी छुड़ाया गया है। आगरा पुलिस की जांच में सामने आया है कि अब्दुल रहमान अब तक 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। अब्दुल रहमान पिछले 35 साल से धर्मांतरण में लगा हुआ था। वो ऑपरेशन उम्मत के नाम से धर्मांतरण को अंजाम दे रहा था। अब्दुल रहमान से पहले उसका गुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी हिंदू धर्म के लोगों को लालच देकर मुस्लिम धर्म अपनाने को राजी करता था, लेकिन जब पुलिस ने उसके गुरु को 2021 में गिरफ्तार किया तो अब्दुल रहमान ने धर्मांतरण गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। अब्दुल रहमान दिल्ली के शाहीन बाग के अंदर कलीम सिद्दीकी जो पहले धर्म परिवर्तन करवाया करता था और 2021 में गिरफ्तार हो गया था, उसकी गिरफ्तारी के बाद धर्म परिवर्तन का दिल्ली के अंदर पूरा कारोबार जो है वो अब्दुल रहमान देख रहा था, क्योंकि कलीम सिद्दीकी जो है उसे 2024 के अंदर कन्विक्ट कर दिया गया था, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अब्दुल रहमान ये पूरा काम देख रहा था। पूछताछ में अब्दुल रहमान का मोडस ऑपरेंडी भी सामने आ गया है। अब्दुल रहमान पहले लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें मुस्तफाबाद के कमरे में बंद करके रखा जाता था, केवल एक वक्त का खाना दिया जाता था। मुस्लिम धर्म न अपनाने पर पिटाई भी होती थी। फिर जब लड़कियां धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो जाती थी तो फिर राजस्थान के काजी को बुलाकर उनका निकाह कराया जाता था। अब आगरा पुलिस राजस्थान जाकर इस काजी से पूछताछ की तैयारी में है। हैरानी की बात यह है कि आखिर अब्दुल रहमान कैसे इतने लंबे समय तक पुलिस की निगाह से बचकर धर्मांतरण के खेल में लगा रहा। मासूम लड़कों और लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उनका जीवन नर्क बनाता रहा, लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में आने के बाद उसकी सारी फाइल खुलती जा रही है।
अब्दुल रहमान जन्म से हिंदू है। यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले अब्दुल रहमान का हिंदू धर्म का नाम महेंद्रपाल है। 1990 में उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब्दुल रहमान की पत्नी और उसके दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, यानी कि वो पहले हिंदू रह चुकी हैं। प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने को लेकर के है। इस मामले में जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, चाहे धर्मांतरण हो या अन्य विषय हो, हर मामले में हमारी सरकार कड़ाई से कानून का पालन करा रही है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित करके जो समाज विरोधी या कानून विरोधी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आगरा पुलिस ने लापता दोनों बहनों के केस के सिलसिले में जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें गोवा की एसबी कृष्णा उर्फ आयशा भी थी। आयशा ने पुलिस को बताया कि दिल्ली का रहने वाला अब्दुल रहमान धर्मांतरण के लिए उसकी फंडिंग करता था। इसी के बाद पुलिस अब्दुल रहमान के ठिकाने पर पहुंची, जहां से पुलिस ने कई किताबें भी बरामद की हैं। अब्दुल रहमान धर्मांतरण पर 100 से ज्यादा किताबें लिखने का दावा कर रहा है। किताब लिखने और धर्मांतरण का क्या कनेक्शन है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसी तरह का चौंकाने वाला खुलासा छांगुर के बारे में भी हुआ है। छांगुर के गैंग के खाते में करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। विदेशों से धर्मांतरण के लिए फंडिंग हुई, लेकिन विदेशों से उस पैसे किसने दिए, इस बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। भगौड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक से छांगुर को धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग मिलने के सबूत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ छांगुर गैंग के नए नए पीड़ित भी अब सामने आ रहे हैं। छांगुर गिरफ्तार, कहां तक जुड़े तार? जाकिर नाइक से फंडिंग के मिल गए सबूत। छांगुर की पनामा फाइल बढ़ने वाली है मुश्किल। स्विट्जरलैंड के बैंकों में कितना काला धन जमा? यूपी में इस वक्त धर्मांतरण के 2 रैकेट पकड़े गए हैं। आगरा की 2 बहनों के गायब होने के बाद पुलिस के रडार पर आए गैंग का सरगना अब्दुल रहमान आगरा पुलिस की कस्टडी में है। उसके गैंग के बारे में धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं। तो बलरामपुर से गिरफ्त में आए छांगुर बाबा का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। दोनों गैंग में एक चीज कॉमन है कि ये हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम बनाने के खेल में जुटे थे। अब्दुल रहमान धर्मांतरण केस में एनआईए की एंट्री हुई है, तो ईडी यूपी से लेकर मुंबई तक छांगुर के 14 ठिकानों पर रेड मार चुकी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि छांगुर को अरब देशों के अलावा कई मुस्लिम देशों से फंडिंग हो रही थी, लेकिन आखिर उसे पैसे देने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस की जांच में छांगुर के विदेशों से फंडिंग के तार जाकिर नाइक से जुड़ते दिख रहे हैं। आयकर विभाग ने फरवरी में छापा मारा था, तो अवैध धर्मांतरण के साथ साथ मस्जिद, मदरसों और बाजारों के निर्माण के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से फंडिंग होने के पुख्ता सुराग मिले थे। अब जांच में सामने आया है कि छांगुर को यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की कुछ इस्लामिक संस्थाओं से फंडिंग हो रही है। फंडिंग का मकसद नेपाल से सटे यूपी के इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ाने का है। इसी मकसद से भारत से भगोड़ा जाकिर नाइक फंडिंग कर रहा था। अब जांच एजेंसियां इस बारे में और सबूत जुटा रही हैं। अब खबर दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद की, जहां उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया है। कविनगर में इस दूतावास में एक नहीं 4 देशों की एम्बेसी चल रही थी। इस घर में बाहर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली लग्जरी गाड़ियां भी लगी हुई थी। एसटीएफ ने छापेमारी में यहां से 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। किराए के मकान में चलने वाले फर्जी दूतावास से 44,70,000 कैश बरामद किया गया। खास बात यह है कि 4 अलग अलग देशों के दूतावास एक ही घर में बने हुए थे। आसपास के लोग भी इस घर से बाहर से गुजरते वक्त शांति से निकलते थे, लेकिन जब यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने छापा मारा तो पूरा राज खुल गया। 44 लाख कैश, फर्जी नंबर प्लेट्स वाली ये लग्जरी गाड़ियां दिखाई दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार कर लिया है। हर्षवर्धन किराए के मकान में वेस्ट आर्किटेक्ट, सबोर्गो, पेल्विया और लोटोनिया जैसे काल्पनिक देशों का दूतावास चलाता था। हर्षवर्धन खुद को इन देशों का राजदूत बताकर लोगों से ठगी का काम करता था।
यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद के कविनगर में एक घर में छापा मारा। जानकारी ये मिली कि अवैध रूप से वहां पर हर्षवर्धन जैन नाम का एक शख्स अपना दूतावास चला रहा था। आप सोचिए, एक घर किराए पर लिया गया, आलीशान घर था और बाहर से उसे पूरा दूतावास बनाया हुआ था। अलग अलग देशों के झंडे लगाए हुए थे और घर के बाहर से इस तरह की लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। मर्सिडीज गाड़ी है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन उसको इस तरीके से नीले नंबर की जो प्लेट है, जो कि एम्बेसियों की प्लेट होती है, उसमें लगाया हुआ है। बैरोन वेस्टर्नाटिका लिखा हुआ है और गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है। अपने आप को एम्बेसडर और साथ ही एम्बेसी के अंदर काम करने वाला शख्स ये बताता था। और इसी वजह से जब जानकारी ये मिली कि कुछ कंपनियों को विदेश में काम दिलाने के नाम पर यह दलाली किया करता था, साथ ही शेल कंपनियों के जरिए हवाला का काम किया करता था और अपना एक इंप्रेशन जमाने के लिए इन कंपनीज के ऊपर खुद को एम्बेसडर बताया करता था। और घर के बाहर कई लग्जरी इस तरह की गाड़ियां जिनमें एम्बेसी जैसी दिखने वाली जो नीले रंग की नंबर प्लेट होती है वो लगाई हुई थी। इसके साथ ही दूसरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं, अलग अलग देशों का खुद को ये एम्बेसडर दिखाने की कोशिश करता था। देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति के साथ अपनी मॉब फोटो जो है वो लगाता था। वेस्ट ऑर्टिका, सबोरा, पोलिया, लडोनिया, इन देशों का खुद को एम्बेसडर बताता था। इसके साथ ही एक और गाड़ी, एक मर्सिडीज, दूसरी मर्सिडीज गाड़ी है ये व्हाइट रंग की, इसको भी घर के बाहर से बरामद किया है। अलग अलग देशों के नाम से खुद को ये अपना एम्बेसडर बताया करता था। एक और गाड़ी इस वक्त कविनगर थाने के अंदर ये व्हाइट कलर की मर्सिडीज गाड़ी खड़ी हुई है।